हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू चाइनी क्लासेस। फर्स्ट ऑफ ऑल गुड इवनिंग टू एवरीवन। कैसे हैं आप सब? मुझे उम्मीद है बहुत बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, एकदम चंगे होंगे। आइए स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को। बज रहे हैं शाम के 4। यहाँ पर अपनी क्लास कर रहे हैं। आइए देखते हैं क्या पढ़ने वाले हैं। बाल विकास के ऑब्जेक्टिव जितने थे मैंने आपको करवा दिए ऑलरेडी। अब उसके जो वेरी शॉर्ट वाले प्रश्न हैं वो करवाने हैं। तो हम अति लघु उत्तरीय देखेंगे। आज से स्टार्ट करेंगे। बाल विकास का आपके 50 नंबर का पेपर है, 40 क्वेश्चन आना है, 15 ऑब्जेक्टिव है, सेस फिर आपको लिखने वाले आने, जो काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा, समझ में आएगा हर एक चीज़। जितने प्रश्न हमने आज तक कई तरीके से आपको पढ़ते के दौरान पढ़ाते समय मैं आपको बताई हूँ ये ऐसे प्रश्न बनता है, तो वो सारी चीज़ें आज हम यहाँ पर देखेंगे कि क्या क्या चीज़ें दी गई। ये पवन की सीरीज़ से हो रहा है और मैंने अभी तक जितने भी सब्जेक्ट की सीरीज़ करवाई है वो पवन की ही करवाई है। कि जहाँ पर हम पवन पहले देखेंगे फिर मैं राधन करवाऊंगी। तो आप लोग बार बार कहते हैं कि मैम राधन भी करवाएंगे डियर, लेकिन पहले पवन करवा लेते हैं फिर राधन की तरफ पढ़ेंगे। तब तक हमारा जो डेट है वो भी क्लियरेंस हो जाएगा कि क्या होना है, कैसे होना है। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं। आप जुड़े शानी का साथ लाइक शेयर सब्सक्राइब बिल्कुल ना भूलें। टाइम पर आए, टेलीग्राम को ज्वाइन करें। नोट्स अगर लेना हो तो क्लास सर पर जाएँ, उनसे बात करें, उनसे कहीं सर मेरी हेल्प कर दीजिए तो आपको कुछ डिस्काउंट वगैरह भी मिल जाएगा। और आप वहाँ से सारे तरह की नोट्स को लेकर पढ़ें, अच्छे से रिजल्ट ले आएँ, 90% तक पहुँचने की कोशिश करें। बेस्ट से बेस्ट चीज़ें हो जाएंगी। कोई दिक्कत होती है तो पूछिए। आपको ये सारे पीडीएफ जो हैं वो अपने टेलीग्राम पर मिलते हैं और मिल जाएंगे। आइए शुरुआत करते हैं फिर आज की इस क्लास की। यहाँ पर शाम को देखते हैं पढ़ना क्या है हमें। सबसे पहला प्रश्न जो आपके सामने वो है, ये है कि जीवन की सबसे महत्वपूर्ण अवस्था कौन सी होती है। इतनी सारी अवस्थाओं के बारे में हमने बाल विकास में डिस्कस किया, तो सबसे जो मेन इंपॉर्टेंट अवस्था है, जो सबसे महत्वपूर्ण स्टेज है, वो है शैशवावस्था, जिसको हम कहते हैं इन्फेंसी। पहला ऑप्शन 1 नंबर फ्री के। बाल्यावस्था कब से कब तक होती है, जो टाइम ड्यूरेशन है, जो एज है, इतने समय से इतना, वो पूछा है। तो ये 5 से 12, 6 से 12 दोनों दिख सकता है, दोनों गलत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न, जीवन का सबसे कठिन काल कौन सा होता है। किशोरावस्था। तो क्योंकि इसमें हमारे जो हार्मोन्स होते हैं, चाहे वो गर्ल्स की बात करो या बॉयज़ की, दोनों के हार्मोन्स चेंज होते हैं। हम लोग आगे बढ़ते हैं, प्यूबर्टी के टीनेजर की एज की तरफ जाते हैं, तो हमारे पास बहुत सारी चीज़ें होती हैं। हम अपने फ्यूचर को लेकर काफ़ी चिंतित होते हैं। कभी चिड़चिड़े स्वभाव के भी कभी कभी बच्चे देखने को हो जाते हैं। तो इसीलिए सबसे कठिन काल किशोरावस्था को यानी कि एडोलसेंस के स्टेज को कहा गया है। ठीक है। शैशवावस्था का टाइम ड्यूरेशन क्या होता है, तो जन्म से लेके 5 वर्ष, जन्म से लेके 6 वर्ष तक आप लिख सकते हैं। दोनों आपके गलत नहीं है, क्लियर है। बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। अल्प बुद्धि बालक की बुद्धि लब्धि कितनी होती है। जो अल्प बुद्धि बालक जिनके पास थोड़ा सा कम है, तो उनका जो एक रेशियो होता है वो 50 से लेकर 70 के मध्य में, 70 के बीच में ही देखा जाता है। नेक्स्ट है मूर्ख बुद्धि वाले बालक की बुद्धि लब्धि कितनी होती है। जो मूर्ख बुद्धि वाले बालक होते हैं उनकी जो बुद्धि लब्धि होती है वो 20 या 25 से 50 के मध्य होती है। जो मूर्ख बुद्धि के बालक होते हैं उनकी बुद्धि लब्धि, ये जो बुद्धि लब्धि के प्रश्न आपको यहाँ पर दोनों दिए गए हैं, ये दोनों आपको यहाँ पर लिखने को आएंगे तो आप इस तरह से लिख सकते हैं, ये चीज़ है। लेकिन इनको याद कर लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब ऑब्जेक्टिव बनता है तो ये मूर्ख बुद्धि वाला ऑब्जेक्टिव जो है पूछा गया है कई बार पेपरों में। तो ध्यान रखिएगा, सारी चीज़ें हो जाएंगी, प्रॉब्लम आपको नहीं होने वाली है। क्लियर। अब देखते हैं यहाँ पर क्या चीज़ें हैं नेक्स्ट। यदि बालक की बुद्धि लब्धि का मानसिक आयु 16 है, उसका वास्तविक आयु 10 है, तो बुद्धि लब्धि कितनी होगी। 2019 का प्रश्न है। 19 में भी पूछा गया है इस तरह से प्रश्न, 22 में भी पूछे गए हैं। इसका एक सूत्र होता है, उस सूत्र पर डिपेंडेंट है। सूत्र का पता है तो वैल्यू को रख दीजिए, आपका आंसर आपके हाथ में। तो सूत्र होता है बुद्धि लब्धि बराबर मानसिक आय पर वास्तविक आय इंटू 100। मानसिक आय दी है 16 और आपका वास्तविक आय दिया है 10। इसको काटेंगे तो ये आपको यहाँ पर आंसर 160 निकल के 1600 में आप 10 से भाग देंगे तो 160 आपका आंसर आपके साथ में आ जाएगा। तो ये बहुत आसान सा प्रश्न है, इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको इस सूत्र को यूज़ करके एक प्रश्न 100% आने ही वाले हैं, तो ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। मूल प्रवृत्तियों की संख्या कितनी होती है। जो 14 होती है। ये 2021 का प्रश्न है, ये टेट का प्रश्न है। यही कहती हूँ आउट ऑफ सिलेबस, देखो यही हो गया, ये टेट का प्रश्न है। 14 मूल प्रवृत्तियाँ होती हैं, इंग्लिश में कहते हैं 14 इंस्टिंक्ट होती है, जिसको विलियम मैकडूगल ने दिया है। किसने दिया है? विलियम मैकडूगल ने दिया है। तो ये 14 जो प्रत्यय बातें ये आपके डीएलएड के सिलेबस में नहीं दी गई, लेकिन फिर भी पूछ ली गई, क्योंकि संवेग का एक टॉपिक आपके कैंप संवेगात्मक विकास आपके सिलेबस में दिया गया है, जिसमें आपको क्रोध भय प्रेम वाला संवेग जागता है। तो 2021 में प्रश्न था और ये 14 संख्या जो है ये टेट का प्रश्न है, लेकिन आपके सिलेबस में पूछा गया है। तो ध्यान रखिए कि कुछ चीज़ें आपको ऐसे देखने को मिलेंगी 100%। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पढ़ते हैं। क्रिया प्रसूत अनुबंध का सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है। तो स्किनर है। इनका पूरा नाम है बीएफ स्किनर, यानी कि बुहास फ्रेडरिक स्किनर। क्रिया प्रसूत अनुबंधन के सिद्धांत के प्रतिपादक जन्मदाता तो स्किनर है। ठीक है, बीएफ स्किनर। प्रबलन का सिद्धांत किसका है। तो हल का है। किसका है? हल का है। ये सिद्धांत जितने भी हैं, प्रतिपादक कौन है, बिल्कुल नहीं भूलिएगा, प्रश्न हर बार बनता है।
आगे बढ़ते इसी के साथ चलते हैं। चिंतन को परिभाषित करिए। चिंतन की एक परिभाषा लिखिए। अब ये ज़रूरी नहीं है कि जैसे यहाँ पर लिखा है कि गैरेट के अनुसार लिखिए, तो आप कोई भी लिख सकते हैं, किसी के अनुसार लिखिए, कोई ज़रूरी नहीं है आपको यही लिखना होगा। ठीक है, समझ में आ रही है बातें यहाँ तक? तो चिंतन एक प्रकार का अव्यक्त या रहस्यपूर्ण व्यवहार होता है जिसमें सामान्य रूप से प्रतीक, विचार और प्रत्ययों का प्रयोग किया जाता है। ये एक रहस्यपूर्ण व्यवहार होता है, अव्यक्त होता है, जहाँ पर हम चिंतन करते हैं, हर चीज़ को नहीं व्यक्त करते, प्रकट करते हैं, और इसमें बहुत सारे सामान्य प्रतीक और चिन्ह वगैरह भी आते हैं। बात करते हैं चिंतन के प्रकारों का नाम उल्लेख के। चिंतन जो है आगमन चिंतन निगमन होता है, लेकिन यहाँ पर चिंतन के प्रकार की बात देखिए तो प्रत्यक्षात्मक चिंतन, कल्पना। ठीक है, देखिए कल्पनात्मक चिंतन, प्रत्यात्मक चिंतन, तार्किक चिंतन। अब यहाँ पर जब प्रकार की बात करते हैं, भेद की बात करते हैं, तो हम बहुत कंफ्यूज होते हैं कि प्रकार तो दो ही है, फिर भेद कितने आ गए, आगमन तर्क, निर्गमन तर्क है। तो यहाँ पर यही सारी चीज़ें ना हम लोगों को अक्सर बुक में कुछ मिलेगा, सीरीज़ में कुछ मिलेगा, तो सीरीज़ वाला हम जल्दी भरोसा नहीं करते क्योंकि इसमें ये गलत मेंशन रहता है। ठीक है, तो मत परेशान होइएगा, चीज़ें शॉर्ट आउट हो जाती हैं। हम अगर बहुत सोच से कहती हूँ कि एक सोर्स को बार बार पढ़ो, वो ज़्यादा अच्छा है 10 सोर्स को पढ़ें, क्योंकि 10 सोर्स आपके मन में 100 सवाल ले आके आपको पढ़ा हुआ भी भुलवा देता है आपको। यहाँ तक क्लियर है? तो ये प्रत्यक्ष आत्मक चिंतन, प्रत्यात्मक चिंतन, अवधारणात्मक चिंतन, विचारात्मक चिंतन, बहुत चिंतन ऐसे ऐसे जो अलग अलग, सृजनात्मक चिंतन, नाम बड़े हैं। मैंने एक बात नोटिस की है कि साइकोलॉजी में, पता है, ये मनोविज्ञान है ना, बड़े नाम बड़े ज़्यादा दे दिए हैं। ठीक है, परेशान नहीं, ये सारी चीज़ें जो याद आए वहाँ पर लिख देना। ठीक है, चलो तर्क के प्रकार की अगर हम बात करते हैं तो वो होता है दो, एक होता है आगमन तर्क और एक होता है यहाँ पर निगमन तर्क। तो ये बेस्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। निगमन तर्क किसे कहते हैं, आगमन तर्क किसे कहते हैं, तो बात करेंगे निगमन तर्क की। तो इस तर्क में व्यक्ति दूसरे के अनुभव को विश्वास और सिद्धांतों का प्रयोग करके सत्य का परीक्षण, जो दूसरे के अनुभव हैं या जो विश्वास है या जो सिद्धांत है उनका प्रयोग करके सत्य को जांचने का प्रयास करता है निगमन तर्क में। क्लियर? अच्छी परिभाषा, अच्छी बातें दी हैं, कोई दिक्कत नहीं, आराम से लिख सकते हो, अच्छा है, नंबर मिल जाएगा। क्लियर यहाँ तक? आइए बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं, तर्क विकास की विधियां बताइए। तो दृढ़ निश्चय, ठीक है, स्वाभाविकता का विकास, क्रमागत ज्ञान, सुशक्ति का प्रयोग, तो बहुत सारी विधियां हैं, आप इनका प्रयोग करके लिख सकते हैं। वंशानुक्रम का अर्थ क्या होता है, तो वंशानुक्रम माता पिता संतान को प्राप्त होने वाले गुणों का नाम होता है, जहाँ पर हमको बहुत सारी चीज़ें अपने पूर्वजों से, अपने माता पिता से ग्रहण होती हैं गर्भ में ही। वंशानुक्रम के सिद्धांत और नियम बताइए। तो वंशानुक्रम बीज कोष की निरंतरता का नियम एक नियम, समानता का नियम दूसरा नियम, विभिन्नता का नियम तीसरा नियम, प्रत्यागमन का नियम चौथा नियम। तो ये यहाँ पे ध्यान रखें, ये एक इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई सारे पेपरों में आपको देखने को मिलेगा। वातावरण का अर्थ बताइए। वातावरण को इंग्लिश में कहते हैं एनवायरनमेंट। वातावरण वह हर वस्तु है जो किसी अन्य वस्तु को घेरे हुए है और हम फिर सीधा इसका प्रभाव देखने को मिलता है, तो वो क्या कहलाता है, वो वातावरण कहलाता है। वातावरण को परिभाषित करिए। तो वातावरण वह बाहरी शक्ति होती है जो हमें प्रभावित करती है, जिसका असर हमारे ऊपर देखने को मिलता है। तो दोनों बातें बहुत ही क्लियर और साफ सुथरी हैं, आप आसानी से प्रयोग कर सकते हैं, ये आएगा। आगे चलते हैं, बालक के विकास को प्रभावित करने वाले वातावरणीय कारक का बताइए। तो बालक के पालन का और संरक्षण की जो दशाएं होती हैं उनका प्रभाव पड़ता है, क्योंकि हम सीखते हैं उनसे, जैसे धर्म की बातें हैं, संस्कार की बातें, तहजीब है, तमीज़ है, ये सारी चीज़ें हैं, माँ बाप के प्रति प्यार, छोटे भाई बहनों के प्रति आदर्श, ये सारी चीज़ें हम सीखते हैं। फिर यहाँ पर सामाजिक वातावरण का जो हमारा समाज है उसका भी प्रभाव हमारे पर अच्छा भी पड़ता है, बुरा भी पड़ता है, तो उसका भी हम ध्यान ज़रूर रखते हैं। बुद्धि परीक्षण मुख्यतः किन दो वर्गों में बांटा गया है, तो दो वर्ग होते हैं, एक वैकल्पिक होता है, एक सामूहिक होता है। बुद्धि का टेस्ट जो होता है वो अलग अलग बच्चों को भी एक एक करके बुला कर भी करते हैं, साथ साथ बुला कर भी करते हैं। स्टैनफोर्ड बीने स्केल किस प्रकार की बुद्धि का परीक्षण है, तो ये वैकल्पिक है। स्टैनफोर्ड बीने स्केल में एक एक लोगों को बुलाया जाता है और पर्टिकुलर इंसान का, व्यक्ति का वहाँ पर टेस्ट लिया जाता है। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की मुख्य अवस्थाएं कितनी हैं, तो 4 होती हैं। संवेदी परिसीय अवस्था यानी कि संवेदीकामक अवस्था भी कहा जाता है, पाक संक्रियात्मक अवस्था, मूक संक्रियात्मक अवस्था, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, ये टोटल 4 होती हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखना, आपको कई दफ़ा इसको लिखने को आएगा और इनका जो काल है वो भी, मतलब जो टाइम ड्यूरेशन है वो भी लिखने को आता है। व्यक्तित्व की संक्षिप्त में परिभाषा बताई, यानी कि पर्सनालिटी की परिभाषा 2022 का प्रश्न है। तो रैक्स के अनुसार व्यक्तित्व समाज द्वारा मान्य और अमान्य गुणों का एक संगठन होता है। व्यक्तित्व वो होता है जो समाज के द्वारा मान्य और नहीं मान्य, जो अमान्य गुण होते हैं उनका एक संगठित पुष्ट होता है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। व्यक्तित्व को मुख्य तौर पर कितने भागों में बांटा गया है, तो 2 भागों में इसको बांटे हैं। अंतर्मुखी व्यक्तित्व होता है, बहिमुखी, 2 प्रकार के होते हैं, और 2 प्रकार का जो दोनों का मिश्रित जो होता है वो उभयमुखी में दिखता है। एक इंट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट, ये जो है कॉम्बो होते हैं कि कुछ इनमें वो वाले भी गुण होते हैं, कुछ वो वाले भी गुण देखने को मिलते हैं।
क्लियर है यहाँ तक? चले यहाँ तक क्लियर है, समझ में आया? चलो आ जाओ। शरीर रचना के आधार पर व्यक्तित्व के प्रकार हैं तो 3, एक शक्तिहीन, खिलाड़ी और नाटा। अब ये देखिए कितना अजीब प्रश्न है। अभी आप इसको ठाकुर की बुक में देखेंगे साहित्य में तो भीम काय, गोल काय, कृत काय ऐसे करके दिया है लेकिन इसमें इस तरीके से दिया है, तो आपको दोनों सही है फिलहाल। आप चाहो तो जो चाहो वो लिख लो। व्यक्ति मापन की विधियाँ आत्मनिष्ठ विधि होती, वस्तुनिष्ठ और प्रक्षेपण विधि होती। ये एक अच्छा प्रश्न है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, सही भी है दोनों जगह पे। संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? संज्ञानात्मक विकास के जीन पियाजे। जीन पियाजे संज्ञानात्मक विकास, संज्ञानात्मक विकास जीन पियाजे। सामाजिक विकास वाइगोत्स्की, वाइगोत्स्की। सामाजिक विकास वाइगोत्स्की। नैतिक सिद्धांत के कौन है? कोहलर, कोहलर। वर्दीमार कोफ्का भी कहा जाता है इनके साथ थे, कोहलर, ठीक है, जो चिंपैंजी पे किए थे। उसके बाद फिर अनुबंधन के सिद्धांत प्रतिपादक पावलोव। अनुबंधन के सिद्धांत के कौन है? पावलोव। सूझ और अंतर्दृष्टि के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? कोहलर। प्रतिपादक और सिद्धांत के नाम, सिद्धांत में क्या था, अगर आप भूले तो आप नंबर गंवाए, इतना ध्यान रखना। सिद्धांत का जो टॉपिक है वो मोस्ट प्रोबेबली आस्किंग क्वेश्चन टॉपिक है, जिससे बहुत प्रश्न बनता है। और एक बताएं, मुझे तो लगता है बाल विकास ये चीज़ ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, बहुत मज़ेदार है। अभी तो आप लोग पूरा पढ़े ही नहीं है क्योंकि डीलेट में है ही नहीं। डीलेट के कोर्स में पता है सीडीपी पूरा दिया ही नहीं। जिस दिन टेट की तैयारी पे पढ़ोगे ना उस दिन सीडीपी जाना, एक्चुअल में सीडीपी है क्या, जिस तरीके के सीडीपी होते हैं। अभी तो मुझे मौका ही नहीं मिला कि मैं इस तरीके से आपको बता पाऊँ, क्योंकि सिलेबस में डीएड है नहीं, तो परेशान हो जाओगे। पहली बार है और बाल विकास सिर्फ इसी में है, बाकी किसी सेमेस्टर में नहीं है। तो सबसे बेस्ट सेमेस्टर जो है पूरे बाल विकास में ये पहला वाला ही है, जिसमें हमको बहुत कुछ जानने को मिलता है और जिससे हमारे टेट में बड़ा प्रश्न बनता है। सीडीपी जो है 30 नंबर का टेट में आता है और एकदम ऊपर ही यही प्रश्नों में पूछ लेता है, तो वहाँ पर तब समझ में आता है कि यार उस वाला सेमेस्टर पढ़ लिए होते अच्छे से तो ज़्यादा मज़ा आ जाता। ठीक है, अभी तो कुछ है ही नहीं, बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं। अभी तो उसमें बहुत कुछ है जो मैंने कभी बताया ही नहीं है आपको, क्योंकि काम का नहीं इसलिए नहीं बताया, वरना बताते वो भी। लेकिन चलो, अगर टेट के दौरान पढ़ाई वगैरह की है तो बताएंगे, ठीक है, परेशान नहीं हूँ। हम हैं तो टेंशन नहीं लेने का, ठीक है। चलो आ जाओ। प्रयत्न और त्रुटि का सिद्धांत क्या है? तो थॉर्नडाइक का, ईएल थॉर्नडाइक ने दिया। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। अपने अनुभवों को संचित रखने और उनको प्राप्त करने के कुछ समय बाद चेतना के क्षेत्र में लाने की जो शक्ति हमें होती है वो कैसी स्मृति है, या किसने कहा है? तो ये रायबन साहब ने कहा है, जो कि नहीं आएगा, ध्यान रखना, ठीक है। नहीं, इतना नहीं पूछेगा, देख लो भैया, एक बार देख लो, अगर इफ आ सकता है 1%, ठीक है। चलो आ जाओ, नेक्स्ट क्या है, क्योंकि बहुत मुश्किल है इतना। नेक्स्ट है, विस्मृति का अर्थ है किसी समय प्रयास करने पर भी किसी पूर्व अनुभव को स्मरण करने या पहले सीखे हुए किसी ज्ञान को असफलता होना, कि हम नहीं याद कर पा रहे, याद करने की कोशिश भी कर रहे लेकिन तब भी नहीं कर। तो वो ड्रेवर ने कहा, इनका नाम जेम्स ड्रेवर है पूरा। संवेग के यह विचार किसके हैं? संवेग प्राणी की एक जटिल दशा है जिसमें शारीरिक प्रबल भावना के कारण उत्तेजित दशा और एक निश्चित प्रकार का व्यवहार करने की प्रवृत्ति होती। ये भी ड्रेवर ने कहा, जो कि बहुत कम उम्मीद है कि ये प्रश्न आएंगे। आगे चलिए, तर्क के संबंध में यह विचार किसने दिया कि तर्क फलदायक है, उत्पादक चिंतन है, जिसमें की समस्या का समाधान करने के लिए पूर्व अनुभव के रूप में हम संगठित चीज़ों को सम्मिलित करते हैं। गेट्स और अन्य ने कहा है, बहुत कम उम्मीद है आएगी, दिया है सीरीज में तो पढ़ ले रहे हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि व्यक्तित्व व्यक्ति के भीतर उन मनोशारीरिक गुणों का गत्यात्मक संगठन है जो वातावरण के साथ अद्वितीय दिखता है। आल्पोर्ट ने कहा, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये शायद 1-2 बार आया हुआ है। नेक्स्ट यहाँ पर है, समायोजन जो होता है वो निरंतर चलने वाली कॉन्टिन्यूस बेसिस पे चलने वाला एक प्रोसेस होता है, जिसके द्वारा व्यक्ति अपने वातावरण के बीच एक बैलेंस बनाकर रखता है, सीखता है। तो ये गेट्स और अन्य ने कहा, ये भी एक इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये भी आई हुई है। तो जो इम्पॉर्टेंट थी वो मैंने आपको बता दी। आगे चलते हैं, समायोजन की एक परिभाषा और दी गई है। समायोजन वह प्रक्रिया होती है जिसके द्वारा प्राणी आवश्यकताओं को की पूर्ति को प्रभावित करने के लिए परिस्थितियों में संतुलन रखता है। तो ये बोरिंग, लैंगफील्ड और वेल्ड ने कहा है। आगे चलिए, नेक्स्ट देखिए। फिर उसके बाद है, किसने कहा है कि वातावरण वे सब कुछ बड़ा तत्व आ जाते हैं जो हमारे व्यक्तित्व में आरंभ से लेकर प्रभावित करते हैं। वुडवर्थ ने कहा, ये एक इंपॉर्टेंट परिभाषा है, ये अच्छी है, ये आती है और आएगी भी। नेक्स्ट है कि सीखने के क्षेत्र में प्राप्त होने वाली ज्ञान और कुशलता का सीखने के दूसरे क्षेत्र में प्रयोग करना या स्थानांतरण कहलाता है। तो क्रोएनक्रो ने कहा है, ये भी परिभाषा अच्छी है और ये भी आपकी आती है। तो जो इम्पोर्टेंट है वो मैंने बता दिया, आप अपनी सीरीज ले लो, उसमें टिक कर लो कि हमको एग्जाम के पहले ये वाली ज़रूर देख लेनी है। आगे बढ़ते हैं, इसी के साथ नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। बाल अवस्था जीवन का अनोखा काल है, 2021 का प्रश्न है। कॉल और ब्रुस ने कहा, ये काल जैसे लिखा था, ये कॉल भी कभी भी दिखता है। तो 1 नंबर का ये भी प्रश्न हो गया। क्लास पसंद आए तो डू इट फास्ट, लाइक फटाफट करो। चलो, किसी को रुकना नहीं, कोई ऐसा नहीं हो जो लाइक नहीं करेगा। चलिए
करिए तभी हम आगे बढ़ेंगे, क्योंकि आप लोग करते नहीं, हमें कहना पड़ता है, वेरी बैड। एक मिनट रुक जाओ फ्रेंड, सांस ले लूँ मैं भी, ठीक है। चलिए फिर आगे आइए, फिर इसी के साथ बढ़ते हैं, नेक्स्ट वाला देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या दिया स्क्रीन पर, क्वालिटी इंक्रीज करे रहेंगे ना तो सब कुछ क्लियर दिखाई देगा, कोई प्रॉब्लम फिलहाल होगी नहीं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, प्रयत्न और भूल सिद्धांत के अधिगम के प्रतिपादक कौन है, तो थॉर्नडाइक साहब। 2021 का प्रश्न दंडनादंडन हो गया। संवेग में एक निश्चित दशा में क्रिया की प्रवृत्ति होती है, परिभाषित किसने किया है, तो इसको ये एक प्रश्न ये भी बन सकता है, या ये बन सकता है किन्हीं दो व्यक्तित्व परीक्षण के नाम बताइए। तो एक जीवन इतिहास होता है, एक प्रश्नावली। जीवन इतिहास का मतलब पोर्टफोलियो, आप पूरा बैक में क्या पढ़े हो, क्या किए हो, कितना डिग्री होल्डर हो, या क्या क्या चीज़ें हैं, तो वो लोग जानते हैं, केस स्टडी करते हैं। और प्रश्नावली में फिर आपसे प्रश्न पूछते हैं, तो ये तरीके हैं, ठीक है। आगे चलिए नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर सूझ या अंतर्दृष्टि सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है, तो कोहलर है। 2019 में भी आया था, 21 में भी आया। फिर नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना किसने की है, तो 1979 में जर्मनी के विलियम वुंट ने की थी। जर्मनी के विलियम, ये प्रश्न ये टेट का प्रश्न है, पता नहीं क्यों आपके सिलेबस में दे दिया, ये टेट में 2021 में आया हुआ था, टेट का प्रश्न है। प्रबलन सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है, तो हल है। कौन है, हल है, 2021 का प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। बाल विकास के अंतर्गत श्रेष्ठावस्था की अवधि कितनी मानी गई, तो जन्म से लेके 5 वर्ष या 6 वर्ष तक, ठीक है। 2021 का प्रश्न अच्छा प्रश्न है। अधिगमांतरण का मतलब क्या है, कि पहली परिस्थिति को प्राप्त ज्ञान, कुशलता, आदत और अभियोग्यता का दूसरे, पहले हमने कुछ सीखा, पहले से हम कुछ सीखते आ रहे हैं और फिर हम उसको दूसरे का यूज़ कर रहे हैं, तो अधिगमांतर, देखो स्थानांतरण, अधिगम स्थानांतरण, अधिगमांतरण कई तरीके से पूछता है, तो ध्यान रखना ये ट्रांसफर ऑफ लर्निंग ही है। बुद्धि के द्विखंड सिद्धांत का प्रतिपादक कौन है, तो स्पीयरमैन है। 2021 का प्रश्न है, तो ध्यान रखना। संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा होती, किसने कहा है, तो वुडवर्थ ने कहा। ये एक इंपॉर्टेंट है, ये वाली वेरी वेरी 100% इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। परसेंट रेशियो जो बोल रही हूँ सुन लो बात को, नहीं तो दिक्कत होगी, ठीक है। फिर यहाँ पर संवेग चेतना की वो अवस्था होती है जिसमें रागात्मक तत्व का प्रधानता होती है, तो ये रॉस ने कहा है। ये भी एक अच्छा है, अच्छी परिभाषा है, जो कई बार पूछी गई कथन वाले में। आगे चलते हैं नेक्स्ट, किसी भी प्रकार के आदेश आने और भड़क उठने और उत्तेजित होने की अवस्था को संवेग कहते हैं। ये कथन किसने कहा, जर्सील ने कहा। ये भी एक अच्छा प्रश्न है, ध्यान रखिएगा, कई बार पूछा गया है। नेक्स्ट देखिए, प्रेरणा व्यवहार को जागृत करने, क्रिया के विकास को सुपोषित करने और क्रियाओं के तरीकों को नियमित करती है, किसने कहा, पीटी यंग ने कहा है। ये कम इंपॉर्टेंट है, 50%। आगे चलो नेक्स्ट, यहाँ तक क्लियर है, बेसिक चीज़ें हो गई, कोई प्रॉब्लम यहाँ के तक लग रही किसी को। नेक्स्ट यहाँ पर क्या दिया हुआ है, अपने अनुभव को संचित रखने और उनको प्राप्त करने के कुछ समय बाद चेतना के क्षेत्र में लाने की शक्ति हमें होती है, और उसको स्मृति कहते हैं। ये स्मृति की एक परिभाषा है जो रायबन साहब ने दिया है। ये परिभाषाएं बड़ी हैं, आएगा नहीं लेकिन आ सकता है, देख लेते हैं, अगर आएगा तो वहाँ पर कर लेंगे, ठीक है। क्लियर, कुछ चीज़ें हैं जो देखनी पड़ेगी, उसके अकॉर्डिंग वहाँ पर समझ में आएगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट जो हमको यहाँ पर दिया हुआ है, किसका कथन है कि विस्मृति का अर्थ है किसी समय प्रयास करने पर भी पूर्व अनुभव का स्मरण करने या पहले सीखे हुए को असफलता मिलती है, तो ये ड्रेवर ने कहा। ये शायद फिर से रिपीट हो गया है क्या ना, गेट्स और अन्य आलपोर्ट ने कहा है व्यक्तित्व के, अच्छा कुछ कुछ चीज़ें नहीं है कई, क्योंकि सीरीज में देखिए वही चीज़ फिर से रिपीट कर, ये हमने ऊपर पढ़ लिया, उसके बाद फिर यहाँ पर है। नेक्स्ट देखिए क्या है, तर्क फलदायक या उत्पादक चिंतन है, जिसमें समस्या का समाधान करने के लिए पूर्व अनुभव के नवीन रूप और तरीकों को पुनः संगठित सम्मिलित किया जाता है। ये गेट्स और अन्य की परिभाषा है कि तर्क कैसे हम करते हैं तो काफ़ी फलदायक होता है, क्योंकि पहले हम कुछ सीखे हैं तो हम उससे कुछ अनुभव लेने का प्रयास करते हैं। ये सही, क्योंकि हम हिस्ट्री से बहुत कुछ सीखते हैं, करते हैं। आगे चलते हैं इसी के साथ, नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर दूसरा क्या दिया है। दूसरा यहाँ पर है कि व्यक्तित्व व्यक्ति के भीतर उन मनोशारीरिक गुणों का एक गत्यात्मक संगठन है जो वातावरण के साथ एक अद्वितीय समायोजन बनाकर रखता है, जो वातावरण के साथ भी घुल मिल कर रहता है, कुछ सीखने का सिखाने का प्रयास करता है, तो वो आलपोर्ट साहब का कथन है, ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं, समायोजन निरंतर चलने वाली एक ऐसी प्रक्रिया होती है जो कॉन्टिन्यूस बेसिस पर चलती है, जिसके द्वारा व्यक्ति और अपने वातावरण के बीच एक संतुलन बनाए रखने का प्रयास करता है और साथ ही साथ उन्हें व्यवहार में बहुत सारे चेंजेस ले आता है, वो गेट्स और अन्य ने कहा है। नेक्स्ट देखिए, समायोजन वह प्रक्रिया होती है जिसके द्वारा, ये भी देखिए रिपीट हो गया, हमने अभी पहले ही डिस्कस किया, तो कुछ चीज़ें हैं जो हमको बार बार पेजेस में देखने को मिलती हैं। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं, क्रिया प्रस्तुत अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया, तो स्किनर ने दिया है। फिर यही चीज़ यहाँ पर आ गई, कई तरीके के प्रश्न हैं जो रिपीट हुए हैं, यही मेरे ही पेज रिपीट हो गए, यही फ्रेंड देखिए मैनेज करने में आगे पीछे हो जाता है,
चलिए कोई नहीं, यहाँ तक क्लियर है। आई होप कोई प्रॉब्लम नहीं हो। बेसिक चीज़ें जो मैंने आपको बताई हैं, आज फिर हम यहीं तक कंटिन्यू करते हैं। बाकी की शेष चीज़ें जो हमारी हैं वो फिर हम आपको नेक्स्ट क्लास में करवाएंगे, सारे प्रश्न को दिखाएंगे, बताएंगे। ये आपका विकल्प भी हो ही गया था, तिलकुत्री चल रहा है, जल्दी खत्म करेंगे, 1-2 क्लासेस पे और होगी। बाकी फिर सभी सब्जेक्ट भी हो रहे हैं, साइंस और एसएसटी बचा हुआ है, बाकी तो हमने मैथ्स में बचा हुआ तो वो भी करवाएंगे, हो जाएगा। अब 3 उसी की बारी, उसको भी लेकर कर लेंगे क्लास। अगर पसंद आई, समझ में आ रही है चीज़ें, रिवीजन हो रहा है, ऐसा कोई टॉपिक नहीं देखने को मिला जो मैंने नहीं पढ़ाया, नहीं बताया, आप देख सकते हैं। तो उन्हीं सारे टॉपिक से प्रश्न आपके बने हुए हैं जो पुराने पेपरों में आए हुए हैं। सीरीज में वही सारे पेपर से क्वेश्चन रहते हैं जो पुराने पेपरों में कई साल से देखने को मिल रहे हैं, तो वही यहाँ पर आपको एक साथ करके दे दिया जाता है। तो अगर क्लास पसंद आई, समझ में आए, लाइक करना बिल्कुल भी ना, कोई दिक्कत होती है तो बताइए, पूछिए। ये आपकी क्लास होगी, शाम की क्लास आपकी फिर होगी, जिसमें आपको हो सकता है कि या तो मैं शिक्षण अधिगम का जो टॉपिक है वही कंटिन्यू करूंगी क्योंकि वो आगे बताना था, अदरवाइज फिर आपका होगा तो फिर मैं आपको मैथ्स की क्वेश्चंस करवाऊंगी। दो में से कोई एक क्लास होगी। रात में अपने टाइम पर आइए, देखिए, सीखिए, समझिए, जानिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून, बेस्ट ऑफ लक।